तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का इतिहास का 9वां पाठ समझेंगे। व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं। पहली हेडिंग है हमारी व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, यानी कि कहाँ से व्यापार होता था, कहाँ से क्या होता था, इसके बारे में समझेंगे। यानी प्राचीन काल में जो है कैसे क्या होता था इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत से सोना आता था। ठीक है, दक्षिण भारत से क्या आता था? सोना। मसाले, काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखो, दक्षिण भारत से क्या क्या आता था? सोना आता था, मसाले आते थे, काली मिर्च आती थी और कीमती पत्थर भी आते थे। ठीक है, काली मिर्च के लिए रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी रोमन साम्राज्य था, ठीक है, इधर जो यूरोप में था। ठीक है, रोमन साम्राज्य कहाँ था? यूरोप में था। वहाँ काली मिर्च की इतनी मांग थी कि काली मिर्च को वो लोग क्या कहते थे? काले सोने। ठीक है, काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। यानी कि व्यापारी कहाँ कैसे ले जाते? समुद्री, यानी समुद्र के रास्ते और सड़कों के रास्ते ले जाते थे। ठीक, समझ गए? आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। यानी कि दक्षिण भारत में रोमन के अनेक सोने के सिक्के मिले हैं। रोम से व्यापार चल रहा था। इसका ये सिक्के इस बात की गवाही देते हैं कि रोम से व्यापार चल रहा था। ठीक है, समझ गए? व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर तक पहुंचना चाहते थे। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते समुद्री तटों से लगे। ठीक है, इसके बारे में बताया है कि व्यापार कैसे होता था। कई की रास्ते बंगाली खाड़ी से रास्ता होता था, अरब सागर से होता था, अफ्रीका व अरब से रास्ता होता था। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं राज्य। देखो भाई, राज्य कैसे होते हैं प्राचीन में। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, दक्षिणी भाग में बता रहे हैं ये उत्तरी भाग में नहीं, दक्षिणी भाग में। इनमें से बहुत से पहाड़ हैं, यानी दक्षिणी भाग में पठार हैं, नदियों के मैदान हैं। ठीक है, और कावेरी नदी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जहाँ पर जो गंगा निकली वो का नाम कावेरी नदी है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है दक्षिणी भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम मुवेंदार। संगम मुवेंदार, ये तमिल शब्द जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तमिल शब्द का नाम, इसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। पहला क्या है? चोल, दूसरा है चेर और तीसरा है पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है, इन देखो भाई, ये तीन जो राजा थे, एक का नाम था चोल, दूसरे का नाम था चेर, तीसरे का नाम था पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली राजा माने जाते थे। ठीक है, इनमें सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। यानी कि सबके जो सत्ता कितने केंद्र थे? दो दो। इनमें से एक तटीय हिस्से में था, यानी कि तटीय क्षेत्र समझ गए आप, समुद्र के किनारे। ठीक है, यानी कि इनके दो सत्ता होते थे। यानी कि ये राज्य कहाँ कहाँ करते थे? एक समुद्र के किनारे करते थे और दूसरे करते थे अपने राज्य में अंदरूनी हिस्से में। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये तीन लोग जो थे, यहाँ के तमिल जो शब्द हैं, इनके जो थे मुखिया थे। ठीक है, समझ गए? आगे आगे देखते हैं। इस तरह 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण है। एक चोलों का पतन पुहार तथा कावेरी पट्टनम तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों को नियमित क्रम की बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, यानी कि जो लोग जो है लोगों को नियमित क्रम की बजाय, यानी लोगों कम मंगाते थे और उपहारों की मांग करते। इसके अलावा 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा
गौतमी पुत्र थीं श्री सातकर्णी। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी वल्लभश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। अब रेशम मार्ग की कहानी समझते हैं। भाई रेशम कैसे आता था भारत में, इसके बारे में मेन चीज़ क्या है। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। यानी कि काफ़ी जो है इनकी मांग थी और ये काफ़ी कीमती होते थे, चमकीले होते थे भाई रेशम के कपड़े, ठीक है, चिकने होते थे और मुलायम भी होते थे, ठीक है। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई और फिर उससे कपड़ा बना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था, ठीक। समझते हैं इसमें क्या क्या बताया गया, इसके बारे में समझते हैं। देखो रेशम बनाने की जो तकनीक है, जो प्रक्रिया है, सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, चीन में हुई थी। कब हुई थी, 7,000 साल पहले, ठीक है। ये हमारे भारत में रेशम बनाने की प्रक्रिया शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक, समझ गए। आगे देखते हैं। इस यही देखो यही वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है, यह रेशम मार्ग की कहानी। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक काफ़ी दुनिया से छुपाए रखा। यानी कि जो रेशम बनाने की प्रक्रिया है, चीन ने कई सालों तक जो है कई देशों से छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं कि हाँ ऐसे बनता है, ठीक है, अंदर ही रखा देश के, ठीक है। चीनी यात्री जिसे रास्ते से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। यानी चीनी जो लोग थे भारत आते थे, उस जो रास्ते को क्या कहते थे, रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। देखो चीनी शासक जो थे, ईरान, जो इस टाइम ईरान है, और था पश्चिमी एशिया समझ रहे हो, ठीक है। पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचता था। क्यों भाई, रेशमी कपड़े सिर्फ चाइना ही बनाता था उस टाइम, तो लोगों को पता नहीं था ये कपड़े कैसे बनते हैं। तो धीरे धीरे जो है चीनी इनकी जो है धीरे धीरे पोल खुलने लगी, ठीक है, समझ गए। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशियाई शासकों को उपहार के तौर पर क्या बेचता था, रेशमी कपड़े बेचता था। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। देखो रोम के जो धनी लोग थे, कौन से देश के, रोम के, ठीक है, धनी लोग थे, जो रेशमी कपड़ा पहनना एक जो है उनका फैशन बन गया, ठीक है। लग्जरी जो लाइफ जीने का जो उनका स्टाइल था कि रेशमी कपड़े पहनेंगे तभी लग्जरी लाइफ जिए पाएंगे, ठीक है, ये रोम के लोग मानते थे, ठीक है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी कि सिल्क रूट यानी रेशमी मार्ग को कौन कंट्रोल करता था, कुषाण करते थे कंट्रोल, ठीक है, समझ गए। भाई ध्यान से समझो, भाई नहीं समझ में आए फिर से देख लो, भाई कितना ही बिल्कुल माइंड यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ठीक है, कौन था, कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। यानी कि कनिष्क साम्राज्य में अश्वघोष जो नाम मंत्री था या लेखक था, अन्य बौद्ध विद्वानों ने भी संस्कृत में जो उनकी रचनाएं थीं, उनकी या जीवन चरित्र था, ठीक है, उसको लिखना संस्कृत में शुरू कर दिया, ठीक है। इससे बौद्ध धर्म का प्रसार बढ़ने लगा, ठीक है। आगे समझते हैं। बौद्ध धर्म में महायान का विकास, ठीक है, महायान, ठीक है, महायान क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, निर्वाण प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगीं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ बनाने लगी, मथुरा में और तक्षशिला में, ठीक है। तक्षशिला इधर पड़ता है कश्मीर के टाइप, ठीक है, इधर हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, ठीक है। पहला परिवर्तन तो ये आया कि महायान में मूर्तियां बनाई जाने लगी थी बुद्ध की, ठीक है, यानी वृक्ष के नीचे जो थी
बुद्ध जी की मूर्तियां बनाई जाने लगी थी, ठीक है। और दूसरा परिवर्तन क्या आया, आस्था को लेकर आया, ठीक है। यानी बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। यानी कि इनने ये बात कही है, ज्ञान अगर आपको कोई जो संत है अगर उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई है तो वो एकांतवास करते हुए साधना कर कर सकते हैं, ठीक है। यानी साधना कर सकते हैं एकांत में, ठीक है। यानी शिक्षा दें या ना दें, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने मदद करने के लिए परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। देखो वो तो उनके ऊपर था कि शिक्षा दें या ना दें, ठीक है। लेकिन वे लोग समझने लगे कि संसार में रहना और उनकी मदद करने के लिए परिवेश में रहना ठीक है, ठीक है। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया में फैलने लगा, जैसे चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया, ठीक है। दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है। तीर्थयात्री, भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध, यानी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या नाम था, फासियन इसमें लिखा है भाई। 1600 साल पहले आया, ठीक है। यानी चीनी यात्री कब आया था, 1600 साल पहले। हेन्स हेन्स त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। इसके बाद 50 साल पहले इत्स्यांग आए। कौन आए, इत्स्यांग, ठीक है। भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत, देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, जिसमें हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई, ठीक है। यानी कि देवी देवताओं का अतीत में प्रचलन शुरू हो गया, ठीक है, जिसमें हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, ठीक है, यानी भगवान भोलेनाथ, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता भी शामिल हैं। यानी कि इन लोगों की जो है मूर्ति बनाकर पूजा शुरू होने लगी थी। कौन से धर्म में, हिंदू धर्म में। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में यानी भागवत गीता में की गई है, ठीक है। यानी भक्ति मार्ग जो 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 पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, कौन सी है, गीता, गीता है, ठीक है। उसी में जो है इसमें बताया गया है भक्ति मार्ग में, ठीक है। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको पाठ कैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली बार मिलते हैं पाठ 10 के लिए, ठीक है।